बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 2 इशूज़ पर एतराज़ उठाया है। पहला एतराज़ ये कि नवाज शरीफ साहब जीटी रोड के जरिए जब लाहौर जाएंगे तो वो इदारों के खिलाफ बात करेंगे। ये जो रैली की सूरत में जाने का प्लान है, ये असल में इदारों को हदफ बनाना चाहते हैं, महाजराई चाहते हैं इदारों से। और आज इमरान खान साहब ने कहा बिलखसूस पाक फौज और अदलिया शाना बनाया जाएगा। जो दूसरा एतराज़ है इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का, वो एथिक्स कमेटी पे है जो कि आयशा गुललई साहिबा के इल्ज़ाम पर बनाई गई है। 2 रोज़ पहले इमरान खान साहब ने खैर मकदम किया था उस कमेटी का, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि अगर जो इस साजिश में मुलव्विस हैं, जिन्होंने ये साजिशी खेल रचा है, वही अगर तहकीकात करेंगे तो इंसाफ हमें कैसे मिलेगा। इन दोनों इशूज़ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई है। शहर के बहुत सारे इलाकों में आवाज़ सुनाई दी गई है, जिसके बाद खौफ व हिरास का माहौल है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद है, रियाज अवान, उनसे हम बात करेंगे। रियाज, क्या तफसीलात हैं? क्या धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है? बॉम्ब ब्लास्ट था या किसी और किस्म का धमाका है ये? जी, ऐसा है कि अभी तक 2 पुलिस अफसरान ने, इसमें एक एसपी सिटी ऑपरेशन है आदिल मेमन और दूसरे एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी हैं करार हुसैन, दोनों ने इस बात की तस्दीक की है कि ये धमाका खेज मवाद था और ये एक फ्रूट का ट्रक था, फल का ट्रक था, जिसमें सवाद से आड़ू लाए गए थे। उन ट्रक में ये धमाका खेज मवाद था और ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो है इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और लोग खौफ से घरों से बाहर निकले। जब ये धमाका हुआ तो बिजली की हाई वोल्टेज जो तार थी वो ऊपर से गुजर रही थी, वो टूटकर जब नीचे गिरी है, जितने भी ट्रांसफार्मर थे वो तमाम धमाके से फट गए। लेकिन इस दौरान जो यहाँ पर ट्रक, चूँकि यहाँ पर खड़े होते हैं, अक्सर ट्रकों का ये अड्डा भी इसको कहा जाता है, मेरे बिल्कुल अकब में अल बराक जो तुर्की की कंपनी है, उसने लाहौर का सफाई का ठेका लिया हुआ है, तो वहाँ पर उनके जो वेयर हाउस है, ट्रक वहाँ पर खड़े होते हैं जो सुबह सफाई के लिए यहाँ से निकलते हैं। उसके बिल्कुल साथ ये वर्कशॉप थी और उसके बाहर ये ट्रक पिछले 2 दिन से यहाँ पर मौजूद था। ऊपर से कपड़े से ये जो है वो उसके ऊपर कपड़ा उड़ा हुआ था। जो एनी शाहिदीन है, उनका ये कहना था कि बस जब लोगों से ये कहा गया कि 2 दिन से ये ट्रक खड़ा हुआ है, इसको कोई नहीं हिला रहा, तो फिर लोगों ने एक दूसरे से पूछा ये किसका ट्रक है, लेकिन कोई इस ट्रक का वाली वारिस ना बना। और आज ये धमाका खेज मवाद रात के करीब आज धमाका खेज इसमें मवाद था जो ज़ोरदार धमाके से फटा। और इस धमाके से अब तक जो ज़ख्मियों की तादाद है, जो अभी तक पुलिस ने बताई है, वो 12 से ज़्यादा है। और जो मुंशी अस्पताल और नज़दीक म्यू हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया है। तहाँ अभी तक किसी किस्म के हलाकत की कोई इतला नहीं मिली। तहाँ पुलिस का ये कहना है कि ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जब ये धमाका हुआ तो ट्रांसफार्मर भी साथ फटे, तो जो करीब गाड़ियाँ जहाँ से गुजर रही थी उनके भी शीशे टूटे, उससे भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए। उनकी तादाद एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती, लेकिन अभी तक उनका ये कहना है कि 12 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ताहम पूरे इलाके की बिजली बंद है और लोग खौफ से घरों से बाहर आए हुए हैं। चूँकि जब धमाका हुआ तो उनका ये कहना था, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई ज़ल्ज़ला आया हो। और यही वजह कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं, यहाँ पर तफ्तीशी टीमें इस वक्त यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। कार्डन ऑफ किया हुआ है पूरे एरिए को। जहाँ पर ये ट्रक खड़ा था वो एक वर्कशॉप थी और वो वर्कशॉप पूरी ज़मीन बोस हो गई। वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनके ऊपर वो तमाम इमारत उसके ऊपर गिरी और उस गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। जहाँ बिल्कुल मेरे सामने भी ट्रक हैं और मेरी ये साइडों पर भी जो है वो ट्रक खड़े हुए हैं। इन तमाम गाड़ियों के शीशे में किसी का दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर गिरा हुआ है, तो किसी को मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो उनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट तादाद नहीं मालूम हो सकी कि कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन ये पुलिस का ये ज़रूर कहना है कि ये इस ट्रक में धमाका खेज मवाद था और यही वजह थी कि 5 से 6 फुट गहरा गड़ा भी पड़ा है। जी सही, आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई जान बहक नहीं हुआ है, इसकी इतलात कम से कम नहीं है। 12 लोग जख्मी हैं और जो गड़ा वहाँ पर पड़ा है 5 से 6 फीट गहरा है, जिससे पता चलता है कि धमाका खेज मवाद था। और 2 पुलिस ऑफिसर्स इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज अमान, अपडेट किया। मजीद जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी वो आप तक पहुँचाएंगे। यकीनन एक
बड़ा धमाका है जिसकी वजह से लाहौर के कई इलाकों में आवाज सुनाई दी गई है। सियासी इश्यूज पे भी बात करेंगे और ये बहुत अरसे से कहा जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से, उनके अरकान की जानिब से फैसला आने से पहले कहा जा रहा था कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। नईम अशरफ भट्ट हमारे नुमाइंदे, उन्होंने बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने, और राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से क्या कहा है, अहम बात है, सुनिए जरा। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो थ्रेट की वजह से जो है वो हर चीज़ को रोक दें। हाँ, उसके लिए पूरी एहतियात होनी चाहिए। मियाँ साहब कोई जंग शुरू नहीं करने लगे, वो अपना मुकदमा, अपने साथ होने वाला जो भी सलूक है वो अवाम के सामने रखने जा रहे हैं। अदारे हमारे खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस नहीं है, ये अफराद का काम, और उनका सरगना जो है ये इमरान खान है। इस सरगने को पकड़ेंगे सारे लोग पकड़े जाएंगे। किसी को नामजद या बेनकाब करने का फैसला जो है वो पार्टी पॉलिसी इस वक्त नहीं है, लेकिन जब पार्टी पॉलिसी होगी तो फिर उसका किसको नहीं पता। लेकिन वो मुनासिब वक्त पे मुनासिब वक्त पे कुछ लोग तो बातें कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं उनकी आप सुनते नहीं है। बैठ जाके क्या कर रहे हैं? नहीं, जावेद हाशमी जो है वो पूरे मीडिया के सामने कर रहा है, बाहर जाके कहाँ कर रहा है? बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं जी फैसला तो अदालत ने दिया, तो क्या जुल्फकार अली भुट्टो को जो है वो सजाए मौत देने का फैसला अदालत ने दिया था? आज तक उस फैसले को कोई मानता है? हर डिक्टेटर को ये बाकायदा सनद दी गई कि जनाब आपने जो किया है आपने बहुत अच्छा किया है, आपको अब आइन में जो है वो तरमीम करने का भी इख्तियार है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपने सुना। नईम अशरफ भट्ट जो कि ये इंटरव्यू ले रहे थे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ भट्ट वो कह रहे हैं कि अफराद मुलव्विस है, इदारे मुलव्विस नहीं है। जरा इस पे वजाहत कीजिएगा, मजीद क्या कहा है उन्होंने? जी शहजाद, ये बड़ा अहम बयान है और ये हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये पहली दफा किसी ने कोई किसी हद तक क्लियर बात की है। अदरवाइज यही बात की जाती है इदारे मुलव्विस नहीं, लेकिन इन्होंने अफराद का कह दिया है, यानी उन इदारे जिन इदारों की तरफ इशारे ये देते हैं या दिए जा रहे हैं कि वो कोई साजिश इनके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन अफराद का पहली दफा एक वजीर कानून है, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि अफराद मुलव्विस हैं और ये उनको पता भी है, लेकिन पार्टी पॉलिसी इस वक्त नहीं है। ये पॉलिसी इसीलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट इनकी है, ये फौरी तौर पे उनके नाम डायरेक्टली नहीं ले सकते। लेकिन ये बात जो है वो राना सनाउल्लाह ने जब कर दी है कि अफराद मुलव्विस हैं, तो अब तो कोई शक नहीं रहता कि ये जो इशारे जिस तरफ ये कर रहे हैं जिन इदारों की तरफ, ये बिल्कुल वही हैं। और अफराद जो हैं, जब इन्हें पूछा गया, खास तौर पे जब इन्होंने अपनी बात को जावेद हाशमी साहब से मिलाया, तो फिर तो आपको पता है कि जावेद हाशमी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन का नाम लेते हैं और किसका कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। तो जब इन्होंने ये कहा कि वो अफराद जावेद हाशमी रोज बताते हैं, तो ये वही अफराद हैं। तो फिर इदारों का इन्होंने बहरहाल कहा कि इदारे मुलव्वस नहीं लेकिन अफराद हैं। तो ये पहली बात जो है वो इदारों से ज्यादा मजबूत है कि सब पूछ रहे हैं कि कौन साजिश कर रहा है, सिर्फ साजिश के इशारे देते हैं। आज राना सनाउल्लाह ने ये बता दिया है। दूसरा, इनसे जब ये पूछा गया कि जो अभी हालात हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी लाहौर में ब्लास्ट हुआ, तो ये इनसे पूछा कि इतना लंबा सफर जीटी रोड से तय करेंगे, कुछ थ्रेट अलर्ट? तो उन्होंने कहा थ्रेट अलर्ट हैं लेकिन हम रुक नहीं सकते, जो है इसकी एहतियात जरूर करेंगे, सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो जरूर फुल प्रूफ बनाएंगे, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते। इन्होंने मिसाल दी कि बाजारों में बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नईम अशरफ भट्ट। आज राना सना कहा है कि इदारे मुलव्विस नहीं है, अफराद जरूर मुलव्विस है, नाम नहीं बता सकते, ये पार्टी पॉलिसी है। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो कि अब साबिक वजीर आजम है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 3 दफा अपना दौर पूरा नहीं कर सके, अपना टर्म पूरा नहीं कर सके, लेकिन फिर भी अब भी वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसे अफराद हैं कुछ इदारों में जिन्होंने साजिश की है, नाम रिवील करें, अवाम को बताइए, पार्लियामेंट को बताइए कौन ये लोग हैं जो कि साजिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का है, मौजिज जजेस का है। कि आप ये इशारा देना चाहते हैं कि वो भी इस साजिश में मुलव्विस थे? इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और फवाद चौधरी साहब होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आयशा गुललई साहिबा ने आज नेशनल असेंबली के फ्लोर पे धुआंधार तकरीर की। जब उन्होंने तकरीर की तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं
वो वहां पर शोर मचा रहे थे और कह रहे थे कि इनको बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो इस्तीफा दे चुकी हैं, उनको नेशनल असेंबली की सीट भी छोड़ देनी चाहिए। जिस दौरान ये शोर मचा रहे थे उस दौरान तकरीर अपनी जारी रखी आयशा गुललई साहिबा ने, और ज़्यादातर आज उन्होंने जो सियासी इशूज़ हैं, जो पार्टी के इशूज़ हैं, उस पर बात की। जो ज़ाती नौयत के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे इमरान खान पर, उस पर उन्होंने आज ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जो कमेटी बनाई जा रही है वो कैसे हमें इंसाफ देगी जब उसमें हुकूमत के अरकान होंगे। इमरान खान साहब चंद दिन पहले इस कमेटी को इंडोर्स कर चुके थे और खैर मकदम कर चुके थे। आज उन्होंने कहा कि अगर इसमें हुकूमती अरकान होंगे तो वो हमें इंसाफ नहीं दे सकेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, ये पहले इमरान खान साहब ने खैर मकदम किया था, वेलकम किया था इस कमेटी को, आज वो कह रहे हैं कि नहीं गैर जानिबदार होने चाहिए लोग, इसमें हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील क्यों किया इमरान खान साहब ने? नहीं, हम अब भी उसी बात के ऊपर कायम है। कमेटी की जो तहकीकात है उससे किसी को इनकार नहीं है, प्रोब से किसी को इनकार नहीं है, कंपोजिशन पे प्रॉब्लम है। मसलन आप बताएं कि 10 में से 6 मेंबरान तो PMLN के हैं। इसहाक डार और जाहिद हामिद जो है वो फैसला करेंगे कि ये एतराज़ात क्या है, यानी जो कराने वाले हैं उन्हीं को आप कमेटी में बैठा दें और कहें कि जी आप भी जो है वो इंसाफ करेंगे। तो ये तो फिर इस तरह ही है कि आयशा अहद का केस हमें दे दें, PTI को दे दें कि इंक्वायरी कर ले उस केस की, और फिर आप भी एतमाद कर लें इसके ऊपर, बना दें अपनी 10 रुकनी कमेटी, उसमें से 6-7 मेंबरान PTI के रख लें, आयशा अहद के मामले की तहकीकात कर लेते हैं। सो कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए ना, कोई जो दिमाग को लगे, कोई कॉमन सेंस को लगे कि ऐसी कमेटी हो जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। हमने आज बताया है कि बरतानिया में इस तरह के मामलात की तहकीकात कैसे होती हैं कि एक जो कमिश्नर बनाया जाता है, उसको कहते हैं एथिक्स का जो कमिश्नर बनाया जाता है, वो गैर जानबदार आदमी होता है। उसके सामने जो सबूत हैं वो पहले रखे जाते हैं, उसके बाद वो देखता है कि इसमें मामले में कोई जान है नहीं है, उसके बाद वो आगे चलते हैं। ये तो देखे ना कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उसके 3 दिन के बाद आयशा गुललाई आ जाती है, तो लोग अंधे तो नहीं है ना कि, और जिस तरह से आज आपने देखा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर नहीं दिखाते, लेकिन आयशा गुललाई की तकरीर जो है वो PTI ने बराह रास्त दिखाई। तो क्या या तो हम समझें कि लोग सारे पागल हो गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर। और फवाद साहब, ये जो आज आपने एतराज उठाया है और आप कह रहे हैं कि गैर जानिबदार कमिश्नर होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ ये एतराज उस दिन उठाते ना आप, क्योंकि ये तो पता था कि जो हुकूमत की तादाद है उतने ही हुकूमत के मेंबरान होंगे, जो अपोजिशन की तादाद है वो अपोजिशन के मेंबरान होंगे। ये एतराज पहले क्यों नहीं उठाया? मेरा सवाल सिर्फ ये है। मुझे अच्छा सवाल ये है, मुझे आप बताइए कि उस दिन कंपोजिशन तय हो गई थी कि क्या होगी? अब भी हम प्रोब के ऊपर या इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आज सवाल है हमारा। नहीं, प्रोब के ऊपर नहीं, लेकिन इस कमेटी के ऊपर तो है ना, कंपोजिशन पे है ना। तो कंपोजिशन तो आज कंपोजिशन हुई है तो आज ही एतराज होगा ना। कंपोजिशन पे 4 दिन पहले एतराज कर दें जब बनी नहीं कमेटी। हमारा एतराज जो बुनियादी है वो ये है कि इस कमेटी से तो इंसाफ की तवक्को ही नहीं है ना। और फिर ये जो पॉलिटिक्स वैसे तो ओवरऑल हो रही है, जिस तरीके से PMLN कर रही है, ये तो बहुत ही वो फिर एक अलहदा मौजू हो जाएगा आपके, उसका वो मौजू नहीं। लेकिन जिस तरह से आप पार्लिमान को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन है उससे मामलात को हटाने के लिए और जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंदी सियासत आप करना चाह रहे हैं, गंदी सियासत आपको इसका एक सियासी पहलू भी है। पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो उसको इस्तेमाल करें। इसका एक सियासी पहलू भी है। आयशा गुललई ने सियासी इल्जामात भी लगाए, लेकिन एक उनका जाती पहलू भी है जो कि हसास मामला है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कैसे इंसाफ का मामला है ना, ब्लैकमेलिंग का मेरे ख्याल से वो कंक्लूजन, दोनों हिस्से ब्लैकमेलिंग के हैं। वो कंक्लूजन तो उस वक्त हम ड्रॉ कर सकेंगे जब तहकीकात हो जाएंगी। वो कंक्लूजन तो उस वक्त ड्रॉ होगा। शायद ब्लैकमेलिंग भी हो, मुमकिन है ब्लैकमेलिंग भी हो, लेकिन क्या मैसेजेस किए गए हैं या नहीं किए गए, टाइमिंग की वजह से ड्रॉ होगा ना। आप टाइमिंग देखेंगे क्या है, ये टाइमिंग बताती है ब्लैकमेलिंग है। फवाद साहब, 2 चीजें, मुमकिन हो ब्लैकमेलिंग हो, लेकिन सवाल साथ में यह भी पैदा होता है कि क्या फिर भी मैसेजेस किए गए थे या नहीं किए गए थे। ये एक दूसरा पहलू है। मुमकिन है ब्लैकमेलिंग हो, मुमकिन वो इस्तेमाल हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मैसेजेस किए गए थे या नहीं किए गए थे, इसकी तहकीकात होना भी जरूरी है ना। इस पे तो आप अग्री करते हैं? तो हम तो कह रहे हैं तहकीकात करें, हम तो उससे इनकार कर ही नहीं रहा, कोई बंदा भी तहकीकात से इनकार तो नहीं कर रहा। सही। डॉक्टर तारिक फजल साहब वो कह रहे हैं कि कैसे इंसाफ की तवक्को करें जब 20 मेंबरान में से 13 हुकूमती अरकान होंगे, और कैसे इंसाफ मिलेगा इमरान खान साहब को जिन्होंने अभी ही एक मुहिम चलाकर और इसके बाद केस कोर्ट में ले जाकर वजीर आजम साहब को डिस्क्वालीफाई करवाए। कैसे इंसाफ की तवक्को करेंगे इस कमेटी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो इल्ज़ामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे लगाए जा रहे हैं ये सरासर बेबुनियाद हैं। ना हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ है,
बल्कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने बरमला ये बात अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी की है कि वज़रा इस मसले में किसी तरह की बयानबाजी, किसी तरह की कोई पार्टिसिपेशन उनकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा बिल्कुल इसमें क्लियर स्टैंस है और वो सिर्फ उतना है कि जो उनके इल्ज़ामात हैं और वो किसी भी पार्टी की कोई खातून अगर कोई इस तरह की बात करती है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। दैट्स इट। हमने इससे आगे हमारी पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जी कि अगर आप पार्लिमानी पार्टी कमेटी की बात करते हैं तो इससे पहले अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जितनी भी पार्लिमानी कमेटियां बनती हैं उसमें जिस पार्टी की जितनी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर होती है उसी प्रोपोर्शन से ही मेंबर लिए जाते हैं। जितनी उसकी मेंबरान की तादाद ये मुझे पता है, असेंबली के अंदर मुझे ये बताइएगा उतना कि जो सियासी माहौल इस वक्त चल रहा है, अगर इमरान खान साहब फरिश्ते भी होंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे अभी इस बात का नहीं पता। आप मिनट एक मिनट, आपकी आवाज कान में आ रही है, मैं जरा मुकम्मल कर लूं। मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, तारिक साहब आप साथ ही जवाब दे दें इसका कि अगर मैं जरा एक मिनट मुकम्मल तो कर लूं यार, एक बात मुकम्मल तो कर लूं। सवाल कैसे आप उनको कहेंगे कि उसका तो जवाब ले लेना पहले जी। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात का नहीं पता कि अभी ये कंपोजिशन इसकी हो चुकी है। मैं ज़रा थोड़ा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब ने चूँकि अभी जाना था तो मैं ज़रा उधर बिज़ी था। मुझे इस बात का नहीं पता कि क्या ऐलान हो चुका है मेंबरान का। इन्होंने नाम लिया है इसहाक डार साहब का, जाहिद हामिद साहब का। मेरी मालूमात के मुताबिक तो वज़रा इस कमेटी के मेंबर नहीं बनने थे, जो मेरी मालूमात है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसहाक डार या जाहिद हामिद साहब। तारिक साहब सवाल ये पैदा होता है कि इस सियासी माहौल में अगर एक इमरान खान के खिलाफ ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें 13 अरकान हुकूमत के होंगे तो वो कैसे इंसाफ करेंगे? जाहिर सी बात है इमरान खान साहब उनके सबसे बड़े मुखालिफ हैं, कैसे हो सकता है कि वो इंसाफ करेंगे? ये बुनियादी सवाल है, इसलिए वो कह रहे हैं गैर जानिबदार शख्सियत होनी चाहिए। देखें, गुजारिश है जी कि जब इसकी नाम सामने आएंगे, कमेटी के जो हेड बनते हैं आपके सामने आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी उनकी तरफदारी पे या कोई भी उनकी उस पर कभी भी बात नहीं कर सकेगा कि वो कोई न्यूट्रल नहीं है। लेकिन मैं एक और बात बताऊंगा कि जब आपकी रिप्रेजेंटेशन 7 लोग अगर अपोजिशन के मौजूद हैं, वो तहकीकात उनके सामने आएंगी। जो सबूत आयशा गुलेलई के पास है वो सामने आएंगे। उसमें न्यूट्रलिटी या नॉन न्यूट्रलिटी की बात ही नहीं है। अगर तो वो दिखाएंगे कि ये सबूत मेरे पास है, पूरी कमेटी के सामने आएंगे। अगर वो गलत हुए तो मेंबरान बताएंगे, बल सारे फोरम ओपन है। आपने कहा कि पार्लियामेंट है, कोई ताल्लुक नहीं है, सबूत सही नहीं है। आपने कहा नून लीग आयशा गुलेलई के पीछे नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन अभी मैंने देखा कि आयशा गुलेलई साहिबा की पूरी तकरीर दिखाई है। मुझे जरा बता दें कि इससे पहले कितनी मरतबा आयशा गुलेलई साहिबा या किसी और ऑपोजिशन के मेंबर की तकरीर लाइव दिखाई गई हो? 4 साल हो गए ये डिबेट हो रही है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बायकॉट कर चुके हैं असेंबली का कि मेरी तकरीर नहीं दिखाई जाती, दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स की, पार्लिमानी लीडर्स की तकरीर नहीं दिखाई जाती। आयशा गुलेलई साहिबा को मौका भी दिया गया, तकरीर भी लाइव दिखाई। तो मैं इससे क्या समझूं? स्पीकर आपकी जमात का है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप उनके पीछे नहीं है? इशारे आप कुछ और दे रहे हैं, बात कुछ और करते हैं, इशारा कुछ और देते हैं आप। देखें, आज जो मुझे पता लगा था कि वो सिर्फ हमें तो नहीं पता था कि आयशा गुलेलई आ रही हैं। आज अगर आप देखें मुख्तलिफ TV स्क्रीन्स पे मैंने ये खबर देखी कि जो हमारी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने आज एक ख़त लिखा था। और ये सिर्फ आज की कार्रवाई के लिए नहीं, ये मुस्तकबिल के लिए भी लिखा था कि जो असेंबली की कार्रवाई है ये चैनल्स पे लाइव चलनी चाहिए। ये आज सुबह की, मैं आपको सुबह 10 बजे की बात बता रहा हूँ। तो लिहाजा ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा से आप ज़रा मज़ीद भी कन्फर्म कर सकते हैं कि ये कोई तो आज क्या सिर्फ एक तकरीर हुई है? कोई पॉलिसी है, बाकायदा शिफ्ट आयशा गुलेलई के अलावा कोई तकरीर लाइव नहीं दिखाई गई है। आगे लाइव चलेगी। ये मेरा ख्याल है कि शी इज द बेस्ट पर्सन टू रिस्पोंड ऑन दिस। मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं आयशा गुलेलई के अलावा किसी की तकरीर लाइव नहीं दिखाई गई है। तो ये सिर्फ क्या वन ऑफ इंसिडेंट था कि आयशा गुलेलई साहिबा की तकरीर अगर होगी तो वो हम लाइव दिखाएंगे, बाकी तकरीरें नहीं दिखाएंगे? अगर आप ये कहते हैं हम उनके पीछे नहीं है, तो कम से कम ये नजर भी आना चाहिए कि आप उनके पीछे नहीं है। मैंने जैसे कहा 4 साल से बहस हो रही है, ऑपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर कहते हैं हमारी तकरीर दिखाओ, उनकी तकरीर दिखाई नहीं आपने। 4 साल गुजर गए, आयशा गुलेलई की फौरन तकरीर दिखा दी आपने। तो ये बात मैंने आपसे तफसील से कर दी है कि ये सुबह 10 बजे मैंने देखा TV स्क्रीन्स पे कि तमाम कार्रवाई लाइव करने के हवाले से एक खत जो है वो लिखा गया है स्पीकर को वज़ीर इत्तलात की तरफ से। दूसरी बात यह है कि उनके पीछे होने का मकसद ये तो नहीं कि उनकी आवाज़ को खल्क़े खुदा तक पहुँच रही है। अगर लाइव तकरीर दिखाई गई है तो इसका मतलब यही है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक जा रहा है। फवाद साहब कह रहे हैं कि जो लाइव तकरीर है उसका फैसला सुबह किया गया है, तो मेरे ख्याल से अगर फैसला हुआ है तो आइंदा टीवी पे देखा, शायद असेंबली के बाहर के लीडर हो या मेंबर्स हो, उनकी तकरीर भी दिखाई जाएगी। अगर पहुंची है
उसका ये मतलब तो नहीं कि कोई उनके पीछे है या मुस्लिम लीग नून उन्हें कोई सपोर्ट कर रही है। बात तो यही है कि जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं तारिक फजल साहब से, अब बंदा क्या बात करे। मैं तो हैरान हूँ इनकी पॉलिटिक्स के ऊपर और इनकी कदरों के ऊपर। पहला मौका नहीं है, 86-87 में आप उठा के देखें कि बीबी शहीद के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, हुसैन हकानी उस वक्त हुआ करते थे माशाल्लाह मेन एडवाइजर, जहाज़ों से तस्वीरें, जाली तस्वीरें बना के नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गिराई गई। 96-97 में जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आ रहे थे एग्जैक्टली रिपीट किया गया और दुनिया जहान के एलिगेशंस के ऊपर जो है वो इमरान खान के ऊपर किया गया। सो पहली बार ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स है। और आप देखें कि जिस तरीके से एक मीडिया ग्रुप साथ मिला हुआ, जिस तरीके से इन्होंने सारे का सारा ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, अल्टीमेटली खुद गंदे होंगे। और क्या क्या चीजें हैं जो बंदा उठा के पढ़ना शुरू कर दे तो मैं इस सियासत पे भी बात करता हूं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें। आज इमरान खान ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप अपना ब्लैकबेरी देंगे सबूत के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि इल्जाम उन्होंने लगाया है, सबूत उन्होंने देने हैं। अभी पनामा का मामला चल रहा था, आप लोग बार बार कहते थे कि इल्जाम उन पे लगा है, सबूत उनको देने होंगे, तलाशी उनको देनी होगी। तो इमरान खान साहब क्यों नहीं दे रहे? दे दें उन्होंने, अगर मैसेज नहीं किया अपना ब्लैकबेरी, वो हाई मॉरल ग्राउंड पे कहें कि मेरे फोन से तलाशी शुरू करो। सही बात है। आपका ख्याल है कि ये एसेट्स का केस है और इमरान खान के ऊपर एसेट्स का इल्जाम लगा है, लिहाजा वो अपना फोन दे दें? यानी कोई कंपैरिजन होता है, कोई थोड़ी बहुत साहब, इसीलिए मैंने बड़े केयरफुली कहा कि हाई मॉरल ग्राउंड पे अपना फोन दे दें। आप जरा आप मेरी, अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना फोन दे दें, मैं जरा मैसेजेस आपके सारे चेक कर लूं। मुझ पे इल्जाम नहीं लगा ना। कर रहे हैं आप, कौन इस तरह से अपने फोन तारक फजल चौधरी साहब के ले ले के अपना जनाब फोन ले लें, इस तरह से नहीं होता। उन्होंने एक स्पेसिफिक इल्जाम लगाया है, आयशा गलालाई ने, उन्होंने कहा उनको मैसेज आए हैं, उनके फोन ले लें, उनका फोरेंसिक करवा लें और पता चल जाएगा, उसके बाद चलेंगे। मैं पहले अपने फोन दे दूं कि जनाब मेरे पहले कर ले। कोई फोन बंदे दुनिया में इस तरह से आर्टिकल 62 आप हम सबके व्हाट्सएप आप कह रहे हैं कोई एसिड का मामला नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, उसको दे देंगे, करना शुरू कर दें। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, इसके बाद इस पे भी हम बात, जिस किस्म की सियासत हो रही है और खासतौर पे अब जब रैली निकालने का फैसला किया है कि नवाज शरीफ साहब एक रैली की सूरत में जीटी रोड के जरिए लाहौर पहुंचेंगे, तो उस पर भी आज इमरान खान साहब ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका भी जिक्र होगा। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, आपने बात कही कि तारीख रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि उन्होंने इस तरह की सियासत की है जहां पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स किया है उसमें आपने इल्ज़ाम के ऊपर एक काउंटर एलिगेशन भी लगाया है। और हमने देखा कि आपके जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो आपके फीमेल मेंबर्स हैं, उन्होंने आयशा अहद के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि चोरी का इल्ज़ाम लगा है नवाज शरीफ पे, वो अपनी तलाशी दें, उल्टा चोरी का इल्ज़ाम हम पे ना लगाएं। तो आप इमरान खान साहब और आपकी जमात को चाहिए कि आप अपनी सफाई दें। आप काउंटर एलिगेशंस लगाने में क्यों हो गए? इससे तो मामला और बिगड़ रहा है इस वक्त। देखिए क्या सफाई दें, मसलन इमरान खान को कह रही हैं कि 4 साल पहले जो है आपने मुझे टेक्स्ट किए, फोन अपना देने को तैयार नहीं है। इमरान खान बहुत बुरा है, पीटीआई बहुत ही गंदी पार्टी है, लेकिन सीट मैं नहीं छोड़ूंगी। तो कोई बंदा मतलब कॉमन सेंस के ऊपर बात करता है ना, कोई ऐसे तो नहीं इल्जाम लगाने का। दूसरी बात यह है कि आयशा अहद का केस तो हैरेसमेंट का केस है, ये जो आयशा गलालाई का केस ब्लैकमेलिंग का केस है, आयशा अहद का केस हैरेसमेंट का केस है। उसके ऊपर तो पुलिस FIR सामने पड़ी है, एंटी टेररिज्म लगा के उन दोनों माँ बेटी को पिटवाया गया पुलिस से। आप कह रहे हैं कि उस केस में आप खड़े हो, बड़ी आपने जाती है, लेकिन PMLN जो है वो इस आयशा गलालाई की ब्लैकमेलिंग के पीछे खड़ी हो जाए तो जायज बात है। और वो ये करें कि मैंने ये नहीं कहा कि वो खड़े हो जाए, उस पे जायज है। मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने आप पे इल्जाम लगाए तो इल्जामात के जवाब दे, बजाय इसके कि काउंटर एलिगेशन लगाए जाए। ना बोलने दें, नहीं काउंटर एलिगेशन तो है ही नहीं है, वो तो 7 साल से जो है वो चीख रही है। हम कोई गांधीगिरी नहीं कर रहे। अगर आप जो है यहां पर हमें एक थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल बिल्कुल पेश नहीं करेंगे, हम आगे से 2 थप्पड़ मारेंगे। बात बड़ी सिंपल है। अगर आपने इस तरह की गंदी सियासत करेंगे तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि हम मुक्के खाते रहेंगे और जवाब नहीं देंगे। हम भरपूर जवाब देंगे, हर जगह जवाब देंगे। और ये मैं वार्न कर रहा हूं अभी,
ये तो अभी एक तो आयशा हद का 7 साल का केस है, या तो लाइनें लगी हुई हैं, हर चौथी खातून उठ के आती है, कहती है हमारे साथ ये किया, हमें बताया फलाने ने हमारे साथ ये जुर्म किया। फवाद साहब, अभी आपने खुद कहा कि ये 7 साल पुराना केस है आयशा अहद का, तो पहले तो पीटीआई ने नहीं उठाया, आज आपके मेंबर्स साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिससे एस्टैब्लिश हो गया हमने हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी उठाया है, लेकिन अब एनवायरनमेंट ऐसी है जिसमें मीडिया कवरेज दे रहा है। पहले एनवायरनमेंट ऐसी नहीं थी, मीडिया कवरेज नहीं दे रहा था। मुझे याद नहीं है की मेहरबानी है कि जिसकी वजह से पहले मुझे याद नहीं कि पीटीआई के अरकान साथ बैठे हो और साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो। आपको बता दूं, मैं आपको, अच्छा ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये कर रहे हैं हरकतें, यहाँ लाइनें लग जाएंगी लोगों की, और ऐसे ऐसे केसेस इनके खुलेंगे कि इनको लग पता जाएगा ये अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ना ये लोगों की इज्जतें उछालें ताकि ना ही अपनी इज्जतें उछलें। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से पॉलिसी वाज़ेह है तहरीक इंसाफ की। अभी फवाद साहब कह रहे हैं कि आपने ये शुरू किया है और अब हम ऐसे ऐसे केस लाएंगे जिससे ये सियासत, मेरे ख्याल से तो और ज्यादा माहौल गंदा ही होगा। आयशा अहद के हवाले से भी अब वही इंसाफ का पैमाना होगा, क्या एक एथिक्स कमेटी बनाई जाएगी? क्योंकि बेशक वो मेंबर ना हो पार्लियामेंट की, लेकिन जिन पर इल्जाम लगा रही है हमजा शहबाज पर, वो तो है पार्लियामेंट के मेंबर। शहजाद, बात यह है कि अगर तो आपके पास दलील हो और अगर आप पे जो इल्ज़ाम लगाया जाए, अगर आप श्योर हों, आपको यकीन हो इस बात का कि ये इल्ज़ाम जो मुझ पर लगाया गया ये गलत है, तो फिर केस को टैकल करने का या इल्ज़ाम से नबुर्द आज़मा होने का तरीका मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि इल्ज़ाम सच है और मैं इसमें फंस सकता हूँ, तो फिर वही कुछ होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। वो पकड़ पकड़ के इधर उधर देख रहे हैं कि इन पे काउंटर इल्ज़ाम कैसे लगाया जाए। आयशा अहद का केस, पुराना केस, वो कई दफ़ा पहले मीडिया पे आ चुकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी, कोर्ट में केस कर चुकी, वहाँ से कुछ नहीं निकला। लेकिन अब ये बजाय अपने जो ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जो कि इनकी अपनी एक मेंबर पार्लियामेंट ने लगाया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो किसी और खातून ने नहीं लगाया, सिर्फ मैंने वो इनकी अपनी वर्कर थी। और उसके बाद जनाब उसे इन्होंने MNA बनाया अपने पार्टी टिकट पे, उसने इल्ज़ाम लगाया है। ये एक संगीन बात है। तो अब इन्हें चाहिए संगीन बात नहीं है कि हमजा शहबाज पे इल्जाम लगाया है कि उन्होंने शादी की और फिर जो है छोड़ दिया उनको, और वो एतराफ़ भी नहीं करते शादी का। अगर कोई मैं किसी कमेटी में एक तरफ 15 बंदे बैठे हों, पार्लिमानी कमेटी की बात कह रहा हूँ, मैं अकेला बैठा हूँ, अगर मेरी किसी लीडरशिप पे इल्ज़ाम हो तो मैं अकेला बैठा भी हूँगा, तो मेरे होते हुए कोई गलत बात उस कमेटी से डिसाइड नहीं करवा सकेगा मेरे लीडर के खिलाफ। चले, अब मैं चाहूँगा दूसरे इशू पे बात करें। आज तहरीक इंसाफ ने इस पर भी एतराज़ किया है कि जिस तरीके से आप लोग रैली निकाल के लाहौर जा रहे हैं, इस पर क्या कहा है इमरान खान साहब ने, जरा सुन लीजिए पहले, इसके बाद आप मैं सवाल करूंगा। बार बार मौका मिला था इनको अपनी सफाई पेश करने का, तब इन्होंने सफाई नहीं पेश की और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो गई है। जो आपके खैर ख्वाह बाहर बैठे हुए हैं उनसे तो नहीं इशारा आया कि अपनी फौज को भी बदनाम करो, वही फौज को जिसको आपने डॉन लीग्स में बदनाम किया था। ये अपनी फौज और 2 इदारे बचे हुए थे, पाकिस्तान की फौज और सुप्रीम कोर्ट, बाकी इदारे तो इन्होंने तबाह कर दिए हैं। अगर यही चीज़ है जनाब, एक आदमी मुजरिम निकल के सड़कों पे पैसे, इस गरीब कौम के टैक्स के पैसे खर्च करके सड़कों पे लोग निकाल ले और कहे जी देखिए अवाम मेरे साथ है, मैं आपको इससे 10 गुना ज्यादा अवाम निकाल के दिखाऊंगा, क्या इसका मतलब कि अगर मैं चोरी करूं मुझे इजाजत है चोरी करने की पाकिस्तान में? और इसका जवाब भी साद रफीक साहब ने दिया है। उन्होंने जवाब में क्या कहा, इस एतराज पे जरा सुनिए। तुम लॉकडाउन की बात करो तो जायज, तुम धरने दो तो जायज, तुम शाहराए दस्तूर पे कब्रें खोदो तो जायज, तुम पीटीवी और पार्लियामेंट हाउस को अटैक करो तो जायज, हम पुरअमन तरीके से अपने घर जाना चाहते हैं तो तुम्हें कपकपी तारी हो गई है। जी डॉक्टर साहब, पहले आपसे मैं सवाल कर लूं इस पर, इस तरीके से जाना, जीटी रोड पर रैली निकालकर, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आप इदारों को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, इससे आप सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इदारों के दरमियान जो है महाजराई हो। 2 इदारों को आप निशाना बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी और पाक फौज को भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो फैसला आया, इल्ज़ाम कुछ और थे, उन्हें डिस्क्वालीफाई किसी और बुनियाद पे किया गया, चोरी की और करप्शन के इल्ज़ाम पे नहीं किया गया। इमरान खान साहब के पास पुरानी एक कैसेट है, रिकॉर्ड है, जिसको बार बार वो चलाते हैं, चोरी का मुजरिम, चोरी का मुजरिम। उन्हें ये कहा गया कि आपने तनख्वाह नहीं ली। उन्हें भी थोड़ा सा इस बात को, इमरान खान साहब को भी फाज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये बात समझाएँ
कि चोरी की इल्ज़ाम नहीं है, ना उस पर उन्हें निकाला गया, ना करप्शन पे निकाला गया। रैली की जो बात आप कर रहे हैं, हमने कोई कॉल नहीं दी, हम बहुत आराम और सुकून से चुपचाप अपने घर वापस लाहौर जा रहे हैं। हमने किसी वर्कर को किसी जगह पे नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलें, रैलियां निकालें, जुलूस निकालें, ना कोई तहरीक चला रहे हैं, ना इसको लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ना हम इसको कोई कारवान का नाम दे रहे हैं। सर ये तो मियां नवाज शरीफ अपने घर दिया कहां से जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कैसे निकलेंगे, तो इसका मकसद क्या है? फिर यही मकसद है ना कि लोग निकलें आपको सपोर्ट करने के लिए। देखें बात ये है कि लोग हमसे पूछते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, रास्ते में ज़ाहिर है उनके हल्के हैं। अब मेरे हल्के से अगर मियां नवाज शरीफ यहाँ से अपनी सफ़र का आगाज़ करेंगे तो मुझे पता नहीं होना चाहिए। मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, मेरी बुनियादी शनाख्त पार्टी के एक वर्कर की है। ये ओहदे वजारतें तो ये तो आनी जानी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी शनाख्त मेरी जो है वो पार्टी मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर है। मुझे पता होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ किस वक्त जा रहे हैं। मेरा दिल करे मैं साथ जाऊँ, मेरे पार्टी यहाँ से जितने लोग होंगे, इस्लामाबाद से दिल करेगा मैं साथ जाऊँ, उन्हें रोका तो नहीं जा सकता। सीखपा होने की मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या ज़रूरत है। परेशानी की लहर क्यों दौड़ रही है इस वक्त फवाद साहब? चाहे वो रैली की सूरत में जाएं, जलसा करके जाएं, आप भी सड़कों पे निकलते रहते हैं, अगर वो भी अपनी सियासत कर रहे हैं, क्या एतराज है आपको इस पर? अच्छा देखिए, एक तो पहली बात तो ये तारिक फजल चौधरी साहब की और इनकी लीडरशिप में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि इतना पक्का मुंह बना के झूठ बड़े कम लोग बोल सकते हैं जितना ये मुस्लिम लीग नून के लोगों को मलका हासिल है। यानी पूरा रूट जारी हो गया है, पटवारियों के जिम्मे लग गया है, यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों को 25-25 लाख रुपया दे दिया गया है और एमएनएस को करोड़ रुपया दे दिया गया है बंदे लाने के लिए। लेकिन यार इतना झूठ ना बोलो खुदा का वास्ता, किस बात का 25-25 लाख रुपया दे दिया गया भाई? हमारा तो जनाब कोई जो बंदा ही नहीं गया जनाब, हमारा तो है ही नहीं। अच्छा तो रैली अगर दिया भी है, खुद ही आ गए तो आ गए। अगर मोबिलाइज कर भी रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? साहब से पूछेंगे, परसों बाराकाऊ में आपने इज्तिमा देखा था? मैं आप शहजाद साहब बात, कोई वहाँ पे लीडर था, मैं वहाँ पे था, मेरा वो हल्का है, सिर्फ वो अवाम का जोश और जज्बा आपने देखा था? किसी ने कॉल दिया कि आप निकले? समझे आप करें, आप रैली करें, आप जो मर्जी करें, सिर्फ हमें इतना बेवकूफ ना समझें, ना टीवी के लोग जो देख रहे हैं उनको इतना बेवकूफ समझें, ना इंटरव्यू करने वालों को इतना बेवकूफ समझें कि जिस तरह से पक्का समूह बना के कह दें। साहब चले, मैं आपकी बात मान लेता हूं, ये मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, अगर लोगों को सड़कों पे निकाल भी रहे हैं तो आपको क्या एतराज है? सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, सियासत करने से तो मना नहीं किया है ना। अच्छा सही बात, अच्छा ठीक है, अब आप इसकी बात पे आ जाए। आप मुझे बताएं कि अपोजिशन जो है वो तो निकालती है, जुलूस निकालती है, एहतजाज करती है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ। ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? बताएं ना कि ये आखिर ये पीटीआई तो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत पंजाब हुकूमत में भी ये बैठे हुए हैं, वफाकी हुकूमत में भी ये बैठे हुए हैं, तो हमें समझा दें कि ये एहतजाज जो कर रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं, ये किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? ये दो इदारों के खिलाफ निकाल रहे हैं, फौज के खिलाफ निकाल रहे हैं और जुडिशरी के खिलाफ निकाल रहे हैं। और आज नवाज शरीफ साहब ने कहा जुडिशरी का कि फैसला हो चुका हुआ था, सिर्फ सुनाया गया है। अब आप मुझे बताएं कि कोई भी मुल्क के इदारों के खिलाफ उस मुल्क का जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पैसों के, आप हमारे पैसों से, टैक्स पेयर्स के पैसों के मुंह खोल दे, उसके बाद सारी हुकूमतें उस रैली को कामयाब बनाने में लग जाए, तो क्या हमें एतराज नहीं होना चाहिए? जाहिर है हमें एतराज है कि आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ पाकिस्तान का खजाना इस्तेमाल करके, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करके, सारी इंतजामिया इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारा प्रोटेस्ट है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये साजिश की आज फिर बात की, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कहने को बहुत कुछ है, साजिश हुई है, बता दूंगा, आमिरों की मिसालें भी दे रहे हैं, लेकिन बताते नहीं है साजिश किसने की है। इमरान खान साहब ने भी पूछा, अब नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, 3 दफा उनको अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी, अब तो इतना बहादुर हो जाना चाहिए उनको कि किसी ने अगर साजिश की है, कभी कोर्ट की तरफ इशारा करते, कभी फौज की तरफ इशारा करते, जब उनसे पूछते हैं क्या कोर्ट और फौज ने किया, कहते नहीं हम इनका नाम नहीं ले रहे, तो किसने की है साजिश? एक दफा बता क्यों नहीं देते आप लोग? देखें जी, चीज़ें वक्त के साथ साथ खुद ब खुद भी पता चलती हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि जिन जिन मुल्कों ने सर उठाने की कोशिश की है, इराक़ को देखें, लीबिया को देखें, शाम को देखें, आज अफ़गानिस्तान, बहुत सारे ममालिक हैं, ये बैनुल अक़वामी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को कभी भी मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। उनके आलाकार यहाँ पे जैसे अभी इमरान खान साहब बनते रहते हैं, लोग कठपुतलियां पाकिस्तान के अंदर बने हैं। इमरान खान साहब आज का प्यादे हैं, किसके प्यादे हैं? ये तो बताइए, कोई शख्सियत होगी ना, कोई शख्सियत होगी, कोई इदारा होगा, कोई सिस्टम होगा जिसके प्यादे बने इमरान खान साहब। लाहौर है, वो अपने घर लाहौर जा रहे हैं, किसी जगह कोई अपील नहीं निकली,
किसी जगह के ऊपर कोई ऐसी हमने किसी को बुलाया नहीं, कॉल नहीं दी और उसमें भी इन्हें तकलीफ है, एहतजाज है, हमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं इमरान खान साहब प्यादे बने हैं, ये फैसला 5-0 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया है, तो आप ये इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साजिश है, किसने बुलाया था? डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो भी साजिश है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ये मुअज़्ज़िज़ जजेस मुलविस थे, ये कहना चाहते हैं आप? किस चीज में जजेस मुलविस थे? जो साजिश हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें आप ये इंप्लाई करना चाहते हैं कि जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मुलविस थे? क्योंकि फैसला तो आखिर में इन्होंने ही दिया ना डिस्क्वालिफिकेशन का। देखें, गुजारिश है जी कि इस फैसले के लिए जो माहौल बनाया गया, इस फैसले के लिए जो चीज़ें लाई गई, जो मियां नवाज शरीफ पे जो इल्ज़ामात लगाए गए, वो सारे आपके सामने हैं। हमारी यहाँ पे जिन लोगों को हमने कहा था कि वो कठपुतलियाँ हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इमरान खान साहब का आपने देखा, आज भी कह रहे हैं, कानून के मुताबिक करते हैं, सियासी माहौल देखकर या अवामी प्रेशर में आके नहीं करते। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये बहस मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी। फवाद साहब आपका भी शुक्रिया, तारिक साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।